सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरूहब्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो आप मेरे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यार फर्स्ट पार्ट में हमने एक्चुअली बात की थी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की, एंड साथ में मैंने ये भी बताया था कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर के नेम में भी चेंजेस आए हैं, साथ में इसमें कुछ टॉपिक्स में भी चेंजेस आए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ को हटाए गए हैं। ओके, तो उसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बात की थी। इस वीडियो में, इस पार्ट में हम बेसिकली करने वाले हैं इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद चाइना, यूएसए, रशिया, इजराइल। मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ से मटेरियल्स लेने हैं। एंड फर्स्ट पार्ट में हमने किया था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है, उसको भी देख लेना। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार फर्स्ट हम देखेंगे इंडियाज रिलेशन विद चाइना। तो चाइना के साथ जो इंडिया की चेंजिंग रिलेशन है वो कैसा है। अब देखो, आप अपना बुक निकाल लो सामने एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एक जो टॉपिक है दैट इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। ओके, तो ये वाला आपको पोर्शन पढ़ना है। साथ में अगर हम पीछे जाए तो एक ये वाला पोर्शन है द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962, ये वाला हमें पढ़ना है। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट इज पीस एंड सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट, कि चाइना के साथ कैसे पीस था एंड उसके बाद क्या कॉन्फ्लिक्ट थी। इन चीज़ों को हमें चाइना के रिलेशन में पढ़ना है। फर्स्ट बात करते हैं पीस के बारे में। तो अनलाइक पाकिस्तान, चाइना के साथ जो इंडिया का रिलेशन था ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। ठीक है, पहले क्या था, फ्रेंडली रिलेशन था विद चाइना। जैसे हमारे नेबर जो पाकिस्तान है उसके साथ हमें पता है कैसे रिलेशन रहा है, इतना अच्छा नहीं है। बट चाइना एक ऐसी कंट्री थी जिसके साथ हमारा पहले से रिलेशन अच्छा था। एंड 1949 के चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ ना, इंडिया फर्स्ट एक कंट्री थी जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को अपनाया था। अगर आप इंडिया में देखो, सीपीआई है, सीपीआईएम है, तो ये जो सारे हैं कम्युनिस्ट पार्टीज है। ओके, शुरुआत में क्या था ना कि चाइना के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन था एंड सीपीआईएम भी था हमारे यहाँ पे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सेप्ट किया था इंडिया ने। तो ये सब था एंड इसलिए जो है नेहरू जी को अपने नेबर पे पूरा भरोसा था। उनको बहुत ज़्यादा इतना विश्वास था कि चाइना हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। बट वहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ लीडर्स थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, वो हमेशा मतलब चिंतित रहते थे, हमेशा वरीड रहते थे कि हो सकता है चाइनीज़ की जो एग्रेशन है या फिर चाइना का जो रुख है वो पलट सकता है। ठीक है, ये इनको हमेशा संदेह लगा रहता था, वरी लगी रहती थी। बट नेहरू जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे बिकॉज उनको लग रहा था ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज चाइना हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड जिस वजह से उन्होंने क्या किया ना, जो बॉर्डर था इंडिया चाइना के बीच में, वहाँ पे इन्होंने क्या खड़ी कर दी, पैरामिलिट्री फोर्स। मिलिट्री भी नहीं, ये पैरामिलिट्री होते हैं। ठीक है, तो दे आर लेस पावरफुल। मिलिट्री की जगह उन्होंने पैरामिलिट्री खड़ी कर दी बिकॉज उनको पता है हमारे बॉर्डर में सच कुछ होने नहीं वाला, तो फालतू में क्यों खर्चा करे। ठीक है, आर्मी क्यों रखे, हम पैरामिलिट्री इन्होंने रख दिए इतना भरोसा करके। ओके, एंड साथ में थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडिया एंड चाइना के बीच में हुई थी, ये है पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट, कब हुई थी, 29 अप्रैल 1954। ओके, 1954, 29 अप्रैल, ये ईयर ऑन डेट याद रखना। अगर हम इसको देखें, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर हम पंचशील देखें, ठीक है, पंच मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख देना एंड इसके आगे वाला नंबर 4, तो पंचशील इन 1954। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था ना कि जो नेहरू जी थे एंड साथ में वहाँ के जो चाइनीज प्रीमियर थे चाउ एनलाई, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जो कि थी 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉर पीस। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये किस लिए साइन की गई थी, ताकि पीस रहे, एग्जिस्टेंस रहे, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत 5 प्रिंसिपल्स थे। अगर आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में इंटरनेट से और ज़्यादा। तो पंचशील एग्रीमेंट क्या था, बेसिकली दिस इज द एग्रीमेंट विथ 5 प्रिंसिपल्स फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इतना समझ आया। एंड ये किसके बीच में साइन हुआ था, बिटवीन नेहरू जी एंड चाउ एनलाई विच इज द चाइनीज प्रीमियर इन 29 अप्रैल 1954।
1954। तो ये तीनों स्टेप की वजह से, ठीक है, कि पैरामिलिट्री फोर्स भी रख दिया, एग्रीमेंट भी सही था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन तीनों वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना के बीच में पहले पीसफुल रिलेशन था। बट आगे जाके दिया चाइना ने धोखा एंड उसके बाद शुरू हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो चाइनीज इन्वेजन है इसको आपको पढ़ना है इस बुक से। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइनीज इन्वेजन। तो यहाँ पे जो 3 पैराग्राफ है हमने इसको डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बात करता है ऑफ टिबेट इशू। तो आप अपने एग्जाम में भी जो है ऐसे करके लिख सकते हो, फर्स्ट इज टिबेट इशू, फर्स्ट पैराग्राफ जो है। सेकेंड पैराग्राफ अगर हम देखें तो ये है ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, ये किसके ऊपर है, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर है। एंड अगर हम थर्ड देखें तो वो होगा 1962 का जो इन्वेजन था। ओके, तो इन तीनों चीज़ों पे हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट था। इसके बाद भी जो बाकी पैराग्राफ्स है इसके कॉन्सिक्वेंस है क्या हुआ था हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिबेट इशू की। अब देखो टिबेट इशू ना बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। अब देखो क्या हुआ था, अगर आप मैप में देखें तो चाइना के नीचे एक स्मॉल पोर्शन में एक कंट्री है जिसका नाम है टिबेट, ठीक है। अब टिबेट एक छोटी सी कंट्री है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मानती है। बट जो चाइना है, चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, उसके सामने कितनी छोटी सी कंट्री है, उसको क्या लगेगा कि भाई छीन लेते हैं, ठीक है, वो इतनी अच्छी तो है नहीं कि उसको छोड़ दे। तो हमेशा से चाइना जो है टिबेट को एनेक्स करना चाहते थे। दो चाइना का कल्चर एंड टिबेटियन कल्चर जो है डिफरेंट है, टिबेटियन अपने आप को अलग रखना चाहते, इंडिपेंडेंट थे। बट चाइना ने क्या किया, अब 1950s के दौरान, ठीक है, 1950s के दौरान इनको क्या कर लिए, एनेक्स कर लिया, ठीक है, मतलब ले लिया या फिर कब्जा कर लिया उन पे। ओके, एंड इसी से जो है प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, अब देखो जैसे ही उसको ले लिया, ठीक है, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। अब चाइना एंड टिबेट दोनों ही किसके पास है, इंडिया के पास है, मतलब इंडिया से करीब में है, ठीक है। तो इंडिया ने पहले तो कोई भी कुछ भी अपोज नहीं किया, ओपनली उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, बिकॉज हमें पता है इंडिया के साथ हमारी एक रिलेशन है, तो ओपनली उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही थी ना कि इंडिया टिबेटियन कल्चर के थ्रू, एंड साथ में जब इंडिया एंड चाइना के बीच में जब डिप्लोमेट्स का आना जाना होता था, इंडिया से लोग चाइना जाते थे, चाइना से इंडिया आते थे, तो एक बार क्या हुआ कि जो डिप्लोमेट्स थे उनके साथ एक बार जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, आप अगर आसान शब्दों में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे चाइना से एक बार जब इंडिया आए, उनके साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी आ गए थे, दैट इज इनका नाम क्या था, दलाई लामा। आपने सबने सुना होगा दलाई लामा का नाम। तो 1959 में उन्होंने क्या किया, इंडिया में असाइलम ली, उन्होंने शरण मांगी इंडिया में। तो वो कब आए थे, जब इनके ऑफिशियल्स वगैरह आए थे, तो वो भी इंडिया आ गए एंड इन्होंने सब कुछ बताया नेहरू जी को कि ये है, एंड इन्होंने असाइलम ली, ठीक है। अब चाइना ने क्या किया ना, चाइना ने उल्टा कैसे खेला। अब देखो चाइना ने ये बोला कि इंडिया पे ये आरोप लगा दिया कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी को यहाँ पे प्रमोट कर रही है, फिर एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी जो है उनको अलाउ कर रही है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ पे आके असाइलम ले रहे थे, लोग यहाँ पे शरण मांग रहे थे। तो इन चाइना ने क्या बोल दिया, वो एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी जो है यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। एंड साथ में चाइना ने ये भी बोल दिया था कि आप हमारे जो बॉर्डर, हमारे जो इंटरनल इशू है इसमें दखल अंदाजी मत करो, ठीक है। तो ये सीधा सीधा इंडिया को धमकी दे दी थी। तो यही थी टिबेट इशू, जिससे कि इंडिया एंड चाइना के बीच में एक जो है तनाव, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, एक जो अनईजीनेस है वो पैदा हुआ। सेकेंड बात करें वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। यार अब बॉर्डर को लेके भी इशू हो गए थे, ठीक है। तो इंडिया कह रही थी कि यार बॉर्डर का जो मैटर था, ठीक है, ये इसका बॉर्डर है, उसका बॉर्डर है, तो कॉलोनियल टाइम में भी हमारा हो गया था, ठीक है, सेटलमेंट हो गया था कि ये इसका बॉर्डर है। बट चाइना का मानना था कि कॉलोनियल टाइम को जाने दो, वो तो चला गया, हम उनकी बात क्यों माने, ठीक है। तो उनका कहना था जो अक्साई चीन एरिया है, दोनों एरिया को वो क्लेम करते हैं। एक तो जो अक्साई चीन एरिया है लद्दाख का, ठीक है, सेकंड है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ जो एरिया है उनको ये क्लेम करते हैं, ठीक है, कि उनका मानना है कि ये जो एरिया है
उनका है, ठीक है। अब 1957 एंड 1959 के बीच में क्या हुआ, चाइनीज़ ने क्या कर लिया, इस अक्साई चीन जो एरिया है इसको ऑक्यूपाई कर लिया। एंड वो क्या कर रहे थे ना, एक रोड बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब कुछ दिन पहले आप देख रहे थे न्यूज़ में एक था कि चाइना जो है फिर से जो अपनी रोड्स वगैरह बना रही है, बट वो वापस चली गई, ठीक है। फिर बहुत सारे जो है बातें, नेगोशिएशंस वगैरह चल रही थी। तो वैसे उस टाइम में हुआ था, जो अक्साई चीन एरिया था उसको वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, रोड बनाने लग गए थे, ठीक है, रास्ता बनाने लग गए थे। एंड ये और ज़्यादा ईजी क्यों हो गया था, बिकॉज तब उस टाइम में क्या थी, पैरा मिलिट्री फोर्स। अब नेहरू जी को तो बहुत ज़्यादा विश्वास था ना कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या कर दिया था, पैरा मिलिट्री फोर्स बिठा दी थी। अब पैरा मिलिट्री फोर्स की वजह से उनको और ज़्यादा ईजी हो गया। तो वो क्या कर रहे थे, अक्साई चीन जो एरिया है वहाँ पे अपना वो स्ट्रैटेजिक रोड, मतलब उन्होंने रोड बनाना शुरू कर दिया था। एंड जब आधा रास्ता वो बना चुके थे तब इंडिया को जाके खबर मिली कि भाई यहाँ पे कुछ रोड वगैरह भी बन रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा वो तनाव का माहौल आ गया था। फिर बहुत ज़्यादा छोटे मोटे जो है डिस्प्यूट चलने लगे बॉर्डर को लेके, ओके, बिटवीन दी बोथ दी आर्मीज, ठीक है, ऑफ दी टू कंट्रीज। तो वहाँ पे बॉर्डर फिर लगा ही रहता था, कुछ ना कुछ छोटा मोटा वो लगा ही रहता था, ओके। एंड असली धमाका कब हुआ, ये हुआ 1962 इन्वेजन में। तो ये तीनों जो मैटर है ये इंटर रिलेटेड है, बट आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने बात किया टिबेट इशू में, जहाँ पे थोड़ा सा तनाव जो है शुरू हुआ था, थोड़ा सा जो है मैटर टेंशन जो है शुरू हुआ था। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, कि जो है अक्साई चीन एरिया में रोड बनाने लग गए थे, नेफा को अपना मानते थे, तो 57-59 के बीच वो अपना कांड शुरू करने लग गए थे। बट 1962 वो पीरियड था का माहौल था, कोल्ड वॉर का माहौल था। आपको पता है 1945 के बाद से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। तो उस टाइम में कोल्ड वॉर चल रहा था एंड मौका बहुत अच्छा था क्योंकि सब तो इंटरनेशनल अफेयर्स में ध्यान दे रहे थे। एंड उस टाइम में 1962 में, अक्टूबर के 1962 में, ठीक है, अक्टूबर 1962 में क्या किया, चाइना ने अपना इन्वेजन किया इन द डिस्प्यूटेड रीजन। तो फर्स्ट जो अटैक किया लास्टेड फॉर 1 वीक, 1 वीक तक जो वो अटैक चला, जो फर्स्ट अटैक हुआ था। उसके बाद दूसरा अटैक कब हुआ, 1 महीने बाद ही दूसरा अटैक उन्होंने कर दिया था। अब मैंने आपको क्या बताया, बॉर्डर डिस्प्यूट के टाइम जो है उनको पता चला था कि हमारे यहाँ पे लद्दाख के एरिया में, अक्साई चीन के एरिया में कुछ वो बन रहे हैं, कुछ रोड वगैरह बन रहे हैं। तो उसको वो अगर रोकने जाएंगे, ठीक है, वो उसको रोकने गए थे, इंडियन आर्मी जब उसको रोकने गई थी, उस साइड से क्या हो गया था, नेफा में कब्जा चल रहा था। अब समझ लो, जैसे अक्साई चीन एंड नेफा दोनों एरियाज थे, ठीक है। अब क्या हुआ था, जब इंडिया को पता चला कि अक्साई चीन एरिया में कुछ रोड वगैरह बन रहा है, तब इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे अपनी मिलिट्री भेजी ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है। बट उस दौरान क्या हुआ ना कि जो चाइना था वो नेफा पे भी कब्जा कर रहा था। तो अब इंडिया इसको देखे या फिर इसको देखे, दोहरी वो हो गई थी, ठीक है, कि क्या करे उस टाइम पे, क्योंकि दोनों जगह से, एक तो हमारा जो नॉर्थ वाला पोर्शन है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, दोनों में एक साथ अटैक हो रहा था। तो इंडिया किसको पहले रोके, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, अक्साई चीन को अगर रोकने भी जाए तो यहाँ से कौन आ रहा है, नेफा आ रहे हैं, ओके। तो ये हो रहा था उस टाइम में। बट फाइनली जो है फिर नेहरू जी जो है यूएन गए थे एंड उसके बाद यूनिलैटरल सीज फायर हुआ एंड फिर उन्होंने जो है, चाइना ने अपने ट्रूप्स वापस वगैरह ले लिए, ओके। बट फिर भी वो अपने नेफा को जो है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह को क्या मानते हैं, अपना एरिया मानते हैं, वो असम वैली तक आ गए थे, ठीक है। तो वहाँ से फिर इनको वापस जाना पड़ा। सो अब देखो कॉन्सिक्वेंस। तो यार इसके, इस सब चीज़ों के बाद जो इंडिया का जो पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मूड था, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। अब उस टाइम में इंडिया को किससे मदद मांगनी पड़ रही थी, अमेरिका से, ब्रिटिश से, ताकि उनको मदद कर दे। उस टाइम में यूएसएसआर जो है ना न्यूट्रल प्ले कर रही थी, बिकॉज अब यूएसएसआर चाइना की थोड़ी आइडियोलॉजी वगैरह एक है, तो वो क्या बोले, ओके, तो ये न्यूट्रल वगैरह प्ले कर रहे थे। बट उस टाइम में क्या हुई थी ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुई थी, ठीक है, नेहरू जी की, उनकी कैबिनेट की। एंड कुछ जो टॉप कमांडर्स थे, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस है, जो टॉप कमांडर्स थे आर्मी के, वो आइदर रिज़ाइन कर रहे थे या फिर उनको क्या करना पड़ रहा था, वो रिटायर हो रहे थे, ठीक है। आइदर वो रिज़ाइन कर रहे थे या फिर रिटायर, उनकी रिटायरमेंट थी, तो रिटायर हो रहे थे, ओके। बिकॉज यार इतना बहुत बड़ा
वो हो गया था ना कि चाइना के साथ ये सब, तो रिज़ाइन कर रहे थे या रिटायर कर रहे थे। कुछ जो नेहरू के कलीग थे जैसे वी कृष्ण मेनन, ठीक है, वी कृष्ण मेनन, वी के मेनन जो है, आपने सुना होगा, डिफेंस मिनिस्टर है ये। वी कृष्ण मेनन जो है उन्होंने क्या कर दिया था, कैबिनेट लीव कर दिया था, उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया था। उस टाइम में जो है सबको ही सुनना पड़ा था कि कैसे नेहरू जी ने इतना बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, या फिर इंडिया चाइना का जो ये ऐसा इंटेंशन जो अगर चाइना का हो सकता था, उन्होंने कैसे उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। कितना नेव उनका जो असेसमेंट था वो दिखाया गया, लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे नेहरू जी को, उनकी कैबिनेट को, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही थी उस टाइम में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था लोकसभा में फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये याद रखना कब हुआ था, जब इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन गया था इस गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है। एंड उसके बाद जो है बाई इलेक्शन हुआ, ठीक है, आपको पता है बाई इलेक्शन होता है जब नो कॉन्फिडेंस, जब सत्ता गिर जाती है तब क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है। इसमें भी कांग्रेस जो है हार गई थी एंड इसलिए पॉलिटिकल मूड जो है इसका चेंज हो रहा था, इंडिया का जो पॉलिटिकल मूड था, बिकॉज कांग्रेस इतने सालों से आती रही है, ठीक है। बट उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोग जो है ह्यूमिलेट करने लग गए थे, क्रिटिसाइज करने लग गए थे इसके बाद। एंड उसके बाद जाके क्या हुआ था ना कि हमारे इंडिया में भी पार्टीज़ में फ़र्क पड़ी थी। मैंने आपको बताया था एक कम्युनिस्ट पार्टी थी हमारे इंडिया में, दैट इज CPI, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें भी दरार आने लग गई थी, ठीक है। तो दो पार्टी जो है बन गई थी, एक है CPI थी जो कि प्रो USSR थी। ओके, प्रो USSR मीन्स ये USSR को सपोर्ट करते थे। एंड CPIM, ठीक है, ये है मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सिस्ट जो कि प्रो चाइना थे। एंड इनको इनके जो लीडर्स थे इनको क्या है ना कि अरेस्ट वगैरह भी कर लिया गया था, बिकॉज ये चाइना के सपोर्टर थे, तो इनको अरेस्ट वगैरह भी कर लिया गया था। तो उसके बाद यार और एक चैलेंज आई कि जो नेशनल इंटीग्रेशन का चैलेंज था, नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया, उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, इनको राइट दिया गया, राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सिक्वेंस जहाँ पे टॉप कमांडर्स रिजाइन हो रहे थे, कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्ण मेनन को क्या करना पड़ा, कैबिनेट छोड़ना पड़ा, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उसमें बाई इलेक्शन में कांग्रेस हार गई। एंड कम्युनिस्ट पार्टी में जो है दरारें आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी CPI, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रो USSR वाली थी, एंड CPIM प्रो चाइनीज वाले, एंड उसके जो चाइना को फेवर करते थे, एंड उसके लीडर्स को अरेस्ट वगैरह भी किया जा रहा था। तो ओवरऑल दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। आई होप इट्स क्लियर। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है चाइना के रिलेशन। इसके बाद बात करते हैं इंडियाज रिलेशन विथ USA, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको ये टॉपिक पढ़ना कहाँ से है। तो आप देख सकते हो आपका जो 3rd चैप्टर था US हेजेमनी, उसका जो पेज नंबर 45 है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियाज रिलेशन विथ US, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है ये टॉपिक कवर कर सकते हो, उसके साथ मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूंगी, उसको भी आप लिख सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं इंडियाज रिलेशन विथ US। तो जैसे कि आपको पता होगा इंडिया के साथ US की रिलेशन इतनी अच्छी तो कुछ थी नहीं, इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करती थी। फिर भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने USSR के साथ 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया की रिलेशन जो है USSR के साथ ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया एंड USSR जो पहले थे ये दोनों की रिलेशन सही थी, बट आफ्टर कोल्ड वॉर जब USSR टूट गई तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली फील किया होगा, ठीक है। तो US के साथ तो इतनी बनती नहीं थी, वो अपोजिट साइड में थी। बट बाद में अगर हम देखें तो इंडिया की कुछ ना पॉलिसीज़ थी, कुछ कमिटमेंट्स थे। इंडिया ने अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डेमोक्रेसी रखा था, एंड US की पॉलिटिकल सिस्टम भी डेमोक्रेसी पे चलती है। अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, कि ओपन ट्रेड, मार्केट, ये सब को फॉलो करते थे। तो हम बोल सकते हैं इंडिया की एंड जो US की जो पॉलिसीज़ है, जो कमिटमेंट्स है, वो सेम थे। तो फर्स्ट अगर हम डालें तो वो होंगे कमिटमेंट्स। तो US की एंड जो इंडिया थे उनके कमिटमेंट्स लगभग सेम थे। कुछ कमिटमेंट्स जैसे फ्रीडम की, डेमोक्रेसी की,
इक्वल ट्रीटमेंट, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, लिबरेशन ऑफ इकोनॉमी, ये जो सारी कमिटमेंट्स थी ना, ये इसमें कहीं ना कहीं इंडिया एंड जो यूएसए है, दोनों की कमिटमेंट्स लगभग सेम थी। यूएसए भी इन सब चीज़ों को मानता था एंड जो इंडिया है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कर रही थी। तो इस वजह से जो है कुछ जो रिलेशन है वो थोड़े बहुत बन रहे थे। पर अगर आप अपने इस बुक के इस लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज यूएस अब्सॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। सो जो इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट होती है, यूएस अब्सॉर्ब 65%, तो इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करती है उसकी 65% एब्जॉर्ब कौन करता है? यूएस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में। एंड सेकंड है जो टेक्निकल स्टाफ है, मींस जो बोइंग एक कंपनी है उसके जो टेक्निकल स्टाफ है 35% वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मींस इंडिया से लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए उनके टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में। 3 लाख इंडियन वर्क्स इन सिलिकॉन वैली, 3 लाख के जैसे लोग जो है सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उसके बाद 15% ऑफ द हाईटेक जो स्टार्टअप्स है आर बाय इंडियन अमेरिकन्स। तो इन सारे पॉइंट से ना आपको 2 चीज़ें समझ आ रही होंगी। 2 चीज़ें कौन सी? फर्स्ट इज इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा मीन्स जो लोग इंडिया से जो है अमेरिका में जाते हैं काम करने के लिए, एंड वो कहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए? टेक्निकल सेक्टर्स वगैरह में जाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो सेकेंड थिंग इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जैसे हमने सॉफ्टवेयर सेक्टर में एक्सपोर्ट देखा, उसके बाद लोग जो है टेक्निकल स्टाफ के रूप में काम करते हैं। तो 2 चीज़ों की वजह से भी जो है इंडिया एंड यूएस की रिलेशन अच्छी है। हम स्टैट्स पे जाए, स्टैटिस्टिक्स पे जाए तो 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा अभी जो है हम देख सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हो इंडिया एंड यूएस की जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो वो होगी ट्रेड या फिर इकोनॉमिक, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक को मानते हैं। ओके, इकोनॉमिक के अंदर काफ़ी सारे जो है सेक्टर्स आएंगे। तो फर्स्ट इसके अंडर होगा ट्रेड। तो इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड होता है विच इज़ वेरी फेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयर रूप में होता है, सही रूप में होता है। एंड 2019 में अगर हम देखें, मैं आपको करेंट का थोड़ा बता रही हूँ, ये आपके बुक में नहीं होगा। 2019 में जो है यूएस एंड इंडियन बायलैटरल ट्रेड, ठीक है, यूएस एंड इंडिया में जो ट्रेड हुआ इट्स अबाउट $149 बिलियन, ओके, इन 2019। ये सारे स्टैट्स आप देख सकते हो। यूएस में एनर्जी एक्सपोर्ट भी होती है, यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट भी होता है, ओके। तो $149 बिलियन की ट्रेडिंग हुई एंड एनर्जी एक्सपोर्ट भी होता है, ओके। तो उसके बाद अगर हम 2018 में देखें, मैंने यहाँ पे 2019 बताया, अगर हम 2018 का देखें सो इंडिया परचेस्ड 48.2 मिलियन, ठीक है, 48.2 मिलियन देखो बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल मीन जो क्रूड ऑयल इंडिया यूएस से खरीदी गई और $48.2 मिलियन यूएस की क्रूड ऑयल खरीदी गई। तो इतना समझ आया। थर्ड इज इकोनॉमिक एंड फोर्थ अगर हम देखें तो वो होगी रिलेशंस। तो जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, ओके, इंटरनेशनल कॉपरेशन इसका नाम देते हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया वो कैसे है देखो। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा G20, इंडिया G20 के मेंबर है, G20 की समिट्स में जाता है। तो G20 फिर आसियान, ओके, एंड उसके बाद IMF तो नाम सुना होगा, यूएस की बहुत ज़्यादा बड़ी उसमें जो है रोल होता है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड यूएस ऑल्सो वेलकम इंडिया इन ज्वाइनिंग द UN सिक्योरिटी काउंसिल इन 2021। यूएस ने UN सिक्योरिटी जो काउंसिल है, ठीक है, UNSC UN सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके लिए भी इंडिया को बुलाया है फॉर अ 2-year टर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें IORA में भी इंडिया जो है मेंबर है। तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल कॉपरेशन है एंड जिसके थ्रू इंडिया एंड यूएस की रिलेशन बनी हुई है, ओके। सो 4 पॉइंट्स अगर हमने यहाँ पे देखा, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल कॉपरेशन, कमिटमेंट्स एंड इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स। कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इंडियन एनालिस्ट है, उनका मानना है कि इंडिया को यूएस से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहिए बिकॉज यूएस की पावर, पॉलिटिकल मिलिट्री पावर जो है बहुत ज़्यादा है एंड इंडिया को उनसे
रिलेशन ना रख के उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटीज़ है, नेशनल पावर है, उनको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम क्या होंगे, एक बड़ी कंट्री के अंदर जो है हम बस दबे ही रह जाएंगे। ओके, कुछ का मानना था कि यार सही है, इंडिया की यूएस के साथ रिलेशन रखो, इतनी पावरफुल कंट्री है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इससे। थर्ड जो है एनालिस्ट का ये कहना था कि हमें कोएलिशन बना लेना चाहिए, ये कोएलिशन जो है आगे जाके और पावरफुल हो सकता है और मदद मिल सकती है हमें इससे। तो किसी का मानना था कोएलिशन बना लो, किसी का मानना था अलूफनेस, अलोननेस, ठीक है, दूर रहना, एंड किसी का मानना था कि यार मज़े लो, ठीक है, क्योंकि यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, हमें भी फ़ायदा मिलेगा तो हमें वो लेना चाहिए। तो ऐसे पॉलिटिकल जो है इंडियन एनालिस्ट का ये मानना था। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियाज़ रिलेशन विथ यूएस। इसके बाद है इंडियाज़ रिलेशन विथ रशिया। तो इंडियाज़ रिलेशन विथ रशिया हमने पढ़ा है एक्चुअली आपके वर्ल्ड बुक में, ठीक है। तो आपके जो वर्ल्ड बुक में पेज नंबर 27 है, जो आपके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जहाँ पे आपको रशिया एंड इंडिया के रिलेशन के बारे में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को चैप्टर 2 में डिस्कस कर रखा था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ कल्चरल रिलेशन, ठीक है। कल्चरल रिलेशन हमारे इंडिया के साथ रशिया का सही था, बिकॉज यहाँ पे जैसे अमिताभ बच्चन जैसे हीरो, राज कपूर जैसे हीरो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हिंदी सॉन्ग्स भी सुने जाते थे, इनकी मूवीज़ देखे जाते थे। तो वहाँ के जो कल्चर है एंड रशिया, यहाँ की जो इंडिया की एंड कल्चर है एंड रशिया की कल्चर है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे देखे जाते हैं। तो फर्स्ट दैट इज़ कल्चरल रिलेशन। ओके, सेकंड अगर हम बात करें, सो दे हैव अ कॉमन विजन। तो कॉमन विजन इज ऑल्सो अ रीजन वाई दे हैविंग अ रिलेशन। ओके, कॉमन विजन कैसे, तो फर्स्ट है दे शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। उनका फर्स्ट ये था कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते थे, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते थे। तो दिस इज द फर्स्ट विजन। अगर हम पीछे और पलटे तो सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड अटैक ऑन एनी वन कंट्रीज रिगार्डेड एज अ थ्रेट ऑन द कंट्रीज आर रिक्वायर्स टू बी कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इनका मेन एम क्या था कि जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में, एंड रीजनलिज्म होना चाहिए, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स विद इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, सबकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो है यूएन जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए। बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए थे। तो कितने बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए थे, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। ओके, इतना याद रखना, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। एंड उसके साथ साथ इनके और भी कुछ कॉमन विजन्स थे जो मैंने आपको बताया, रीजनलिज्म, यूएन को और ज़्यादा स्ट्रेंथिंग बनाना, सपोर्टिंग बनाना। एंड 2001 में जो है 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो रशिया ने जो है इंडिया को काफ़ी इश्यूज़ में सपोर्ट भी किया है। तो सपोर्ट ऑन दी इश्यूज़ जैसे कश्मीर इशू पे, टेररिज्म पे। फोर्थ देखें तो इंडिया जो है रशिया के लिए एक लार्जेस्ट आर्म मार्केट है। इंडिया आर्म्स खरीद थी, गन्स वगैरह, ठीक है, बंदूक वगैरह ये सब खरीदा जाता था। सो लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। उसके बाद इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। तो इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करती थी। जो जब ऑयल की क्राइसिस वगैरह होती थी तब रशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था फॉर इंडिया। ओके, उसके बाद अगर हम देखें इट ऑल्सो सीक्स टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट, ठीक है, एनर्जी इम्पोर्ट। Okay, this is the 6th point, so you can write it down also. Energy import, 6 point क्या है, एनर्जी इम्पोर्ट। एनर्जी इम्पोर्ट है, ऑयल इम्पोर्ट है, आर्म इम्पोर्ट है, ये सब चीज़ें इम्पोर्ट होती थी। एंड इनकी जो पार्टनरशिप थी, इन्वेस्टमेंट थी ऑयल फील्ड्स में, ये सब भी चलता रहता था। रशिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो एनर्जी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम लगा दें, ठीक है, तो यहाँ से ये इंटर रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी, न्यूक्लियर प्लान्स के लिए इंडिया, स्पेस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट जो है इंडिया को चाहिए था। एंड रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। तो 8वां क्या होगा, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। तो इन सारे चीज़ों पे जो है इंडिया एंड रशिया की रिलेशन थी, साइंटिफिक प्रोजेक्ट। ओके, तो 8 चीज़ें, कल्चरल रिलेशन, कॉमन विजन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए थे, इंडिया को सपोर्ट मिला था, आर्म्स मार्केट था, ऑयल इंपोर्ट होता था, एनर्जी इंपोर्ट होता था, न्यूक्लियर एनर्जी इंपोर्ट होता था, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते थे। तो इन सब बेसिस पे इंडिया एंड रशिया की जो रिलेशन है वो
थी। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं एज रिलेशन विद इजराइल। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड मटेरियल आपको सीबीएसई के साइट में भी मिल जाएगी एंड मैं भी आपको जो है इंस्टाग्राम हैंडल पे ये आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि आपको इसके रिलेटेड क्या पढ़ना है। जो सीबीएसई के साइट में है उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल भी मैं शेयर कर दूंगी। तो यार देखो, इंडिया की रिलेशन थी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वेस्ट एशियन कंट्री या फिर मिडिल ईस्ट जो हम बोलते हैं, तो उनके साथ रिलेशन कुछ खास नहीं थी। इस्लामिक स्टेट्स के साथ, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ पहले इंडिया की रिलेशन थोड़ी बहुत थी, बट इजराइल के साथ इतनी कोई खास रिलेशन नहीं थी इनकी, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया एंड इजराइल के बीच में हुआ वो इनके एम्बेसीज से हुआ। तो जब इजरायली एम्बेसीज खुले ना, ठीक है, इंडिया में जब इजरायली एम्बेसीज खुले तब इनके बीच में जो है एक रिलेशन बना। तो एम्बेसी कब खुली थी? 1992 में। तो इजरायली एम्बेसी 1992, जिसकी वजह से इनके बीच में जो है एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना था। ओके, एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन कब बना? जब जो बीजेपी की जब फॉर्मेशन हुई, विच इज लेड बाय इंडिया गवर्नमेंट इन 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स। तो 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद इनके बीच में जाके इजराइल एंड इंडिया के बीच में जाके एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना। उससे पहले इतना कुछ रिलेशन था नहीं, एम्बेसी खुली थी तो एक ऑफकोर्स ही बात है रिलेशन बननी थी। एंड ये जाके और ज़्यादा गहरी कब हुई? जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए इजराइल पे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे आए। तो जैसे 2017 में मोदी जी ने विजिट किया था इजराइल को, तो मैं यहाँ पे पीएम लिखती हूँ, ही विजिटेड टू इजराइल, ठीक है। तो इजराइल में 2017 में गए थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद 2018 में, अगले ही साल में, वहाँ के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, इनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है टू इंडिया, ठीक है। तो वो इंडिया में आए थे इन 2018। तो 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इजराइल गए थे एंड 2018 में इजराइल से इंडिया कौन आए थे? बेंजामिन नेतन्याहू। तो किस बीच हमारे यहाँ पे जो है रिलेशन है, तो अगर हम देखें किन चीज़ों को लेके यहाँ पे रिलेशन बनी है, तो हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज है इजराइल के साथ, ठीक है। उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी, टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, इन सब चीज़ों को लेके हमारे बीच में जो है है, रिलेशन है। सो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जब बीजेपी बना उसके बाद ये 1996 1998 ऑनवर्ड्स हुआ। उसके बाद जो है आना जाना हुआ प्राइम मिनिस्टर्स का एंड किन चीज़ों पे ये है हमारे रिलेशन, इसको हमने देखा। सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट 2। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।